नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 3 इसमें से तीसरा जो टॉपिक है भाषा विकास और उसके प्रमुख वाद, उसमें से दो वाद हमने देखे हैं। पहला था शारीरिक विभिन्नतावाद और दूसरा भौगोलिक विभिन्नतावाद। इसमें हमने देखा कि भाषा का विकास या भाषा का परिवर्तन जो है शरीर की भिन्नता के कारण भी आता है और भौगोलिक परिस्थिति के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। अर्थात इन वादों को मानने वाले विद्वानों को कहना यह है कि भाषा निरंतर बदलती रहती है और उस भाषा के बदलने के कारण जो है कुछ हद तक शारीरिक भिन्नताएं काम करती है और कुछ हद तक जो है भौगोलिक परिस्थिति जो है वहाँ पे भाषा के विकास में, भाषा के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस आधार पर वहाँ पे जो कही गई बातें हैं उसको लेकर कुछ अन्य विद्वानों ने कुछ शंकाएं, कुछ भ्रांतियां या कुछ आशंकाएं जो है वहाँ पे उत्पन्न की और उसके आधार पर हमने ये समझा कि हम ये कह नहीं सकते कि पूर्णतः शारीरिक भिन्नताएं या भौगोलिक परिस्थितियां भाषा को परिवर्तित करती है, लेकिन कुछ हद तक ये निश्चित तौर पर ये प्रभाव छोड़ती है और भाषा में परिवर्तन आता है। तो हमने उन दो वादों से यही सीखा कि भाषा के परिवर्तन में भौगोलिक विभिन्नता और शारीरिक विभिन्नता जो है कुछ हद तक वहां पे प्रभाव हमेशा छोड़ती है। तो इस रूप में हम बाह्य वर्ग के अंतर्गत या बाह्यंतर वर्ग के अंतर्गत हम सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, ये जो तीसरा मत प्रवाह जो है हम देखने वाले हैं। अर्थात भाषा विकास या भाषा के परिवर्तन में विभिन्न विद्वानों द्वारा संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है और संस्कृति के आधार पर भी भाषा में परिवर्तन आता है। ये बात जो है कुछ विद्वान जो है सांस्कृतिक विभिन्नतावाद के अंतर्गत अपनी बात वहां पे रखते हैं। तो भाषा विकास का तीसरा जो प्रमुख वाद है वो है सांस्कृतिक विभिन्नतावाद। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिएगा, सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, भाषा संस्कृति की जान होती है। मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है और उस समाज की अपनी संस्कृति भी होती है। अर्थात संस्कृति भाषा के आधार पर चलती है, इसलिए भाषा संस्कृति की जान होती है। वस्तुतः किसी भी समुदाय की संस्कृति उसके भाषा में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। मतलब कोई भी समाज ले लीजिएगा, अर्थात कोई भी समुदाय ले लीजिएगा, उस समुदाय की अपनी जो भाषा है उस भाषा के माध्यम से वह समूह जो है या वह समाज जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जो है आगे बढ़ाता रहता है और उसके अंतर्गत ही सांस्कृतिक परिवेश को वो अपने साथ जी रहा होता है। वैदिक भाषा यज्ञ संबंधी शब्दों की बहुलता तथा उस काल की यज्ञ संस्कृति को स्पष्ट करती है। हमने हिंदी भाषा के इतिहास को देखा और 3500 वर्ष पहले हमने ये देखा कि भारत में संस्कृत भाषा मौजूद थी और उसमें भी वैदिक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत जो है विशेषता यज्ञ संबंधी भाषा या यज्ञ संबंधी संस्कृति को हमारे सामने लाती है। उस कालखंड में हम देखते हैं कि वहां पे उस भाषा में जो है यज्ञ से संबंधित बहुत सारी शब्दों की जो है बहुलता वहां पे दिखाई देती है। अर्थात वैदिक भाषा यज्ञ संबंधी शब्दों की भाषा रह चुकी है। उसमें यज्ञ संस्कृति की वहां पे बहुत ही स्थितियां होने के कारण या यज्ञ संस्कृति ही प्रमुख मानी जाने के कारण उसमें वहां पे हम देखते हैं कि यज्ञ से संबंधित बहुत ज्यादा शब्द वहां पे आ जाते हैं। उसी प्रकार उर्दू के नमाज, रोजा, बुरखा आदि शब्द अंग्रेजी में नहीं है। देखिएगा, अंग्रेजी एक विशिष्ट समुदाय की भाषा है, उर्दू एक विशिष्ट समुदाय की भाषा है और हिंदी भी एक विशिष्ट समुदाय की भाषा है। तो हम देखते हैं कि उर्दू में मौजूद जो शब्द है नमाज, रोजा, बुरखा, ये संस्कृति के आधार पर हम बने हुए शब्द जो है उस संस्कृति के साथ लागू कर जाते हैं। अर्थात इस्लाम धर्म की अगर बात करेंगे तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत हम नमाज, रोजा, बुरखा ये शब्द पढ़ने के बाद तुरंत हम समझ जाते हैं
कि ये शब्द कहाँ किस धर्म में आ जाते हैं या किस संस्कृति में इस्तेमाल होते हैं। तो नमाज, रोजा, बुरखा ये शब्द अंग्रेजी में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संस्कृति अलग है और उर्दू बोलने वाले लोगों की संस्कृति अलग है। इसलिए धोती, साड़ी, पगड़ी यह भी शब्द विदेशी भाषा के लिए अपरिचित ही है। अर्थात भारत में मौजूद अन्य भाषाओं में शब्द आ जाते हैं, धोती, साड़ी, पगड़ी ये शब्द भी जो है विदेशी भाषाओं में अनभिज्ञ है, क्योंकि विदेश की भाषाओं की संस्कृतियां अलग है, समाज अलग है। भारत की संस्कृति अलग है, भारत का समाज अलग है। तो इसलिए भारतीय परिवेश में ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन विदेशी परिवेश में ये शब्द हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार मराठी में श्रीखंड, पुरणपोली महाराष्ट्र की अपनी चीजें हैं। मतलब महाराष्ट्र के बारे में अगर बात की जाए, मराठी में आने वाले कुछ शब्द जो है जो अन्य भाषाओं में भारत में नहीं मिलते, उसमें से आता है श्रीखंड, पुरणपोली महाराष्ट्र की अपनी चीजें हैं और केवल मराठी शब्दावली के अंग है। अर्थात ये शब्द केवल और केवल मराठी परिवेश से परिचित है या उसी के एक अंग है। रेणु और नागार्जुन के साहित्य में प्रयुक्त आंचलिक शब्दावली बिहार के पाठकों के लिए अपरिचित सी रहती है। मतलब देखिएगा, बिहार के बाहर के पाठकों के लिए अपरिचित लगती है। रेणु और नागार्जुन ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं और उन्होंने जो साहित्य लिखा है वे विशेषता जो है बिहार के पूर्णिया जिले के आदिवासी लोगों की जीवन शैली के ऊपर लिखा है और उनकी भाषा में उन आदिवासी लोगों की भाषा वहां पे आ जाती है और उसका परिणाम ये हो जाता है कि रेणु के द्वारा लिखा गया मैला आंचल, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं जो है हम देखते हैं कि बिहार के बाहर के भले ही हिंदी जानने वाले छात्र हो या लोग हो, उनको रेणु और नागार्जुन की रचनाओं की शब्दावली जो है उतनी समझ में नहीं आती जितनी कि बिहार के लोगों को समझ में आती है। अर्थात रेणु और नागार्जुन जी ने आदिवासी समुदाय को लेकर अपनी रचनाएं लिखी है और आदिवासी समुदाय में अपनी अपनी शब्दावली जो है वहां पे प्रयुक्त होती है और उसी को हमने आंचलिक शब्दावली कहा है। आंचलिक से तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट छोर पर विशिष्ट सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली जो है बिहार के पूर्णिया जिले के क्षेत्र में बोली जाती है और उसको ही नागार्जुन और फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी रचनाओं में लिखने की कोशिश की है और इसलिए उनकी रचनाएं आज भी अजरामर है। अर्थात उस शब्दावली के कारण ही आज फणीश्वरनाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं। अर्थात उनकी भाषा आदिवासी समुदाय से जुड़ी होने के कारण आदिवासी लोगों की जो जीवन शैली है आज लोग जान रहे हैं और उसके आधार पर ही लोग जो है आदिवासी समुदाय को जो है समझ रहे हैं। अर्थात किसी भी समुदाय की संस्कृति को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समुदाय की भाषा को समझना पड़ता है और उस भाषा के आधार पर ही हम उस समुदाय की संस्कृति को समझते हैं। तात्पर्य यही है कि प्रत्येक जाति का खानपान, वेशभूषा, रहन सहन, लोक विश्वास, रूढ़ियां, मेले, त्योहार, उत्सव, पूजाएं, श्रद्धा, उपासना, अर्थात ये सभी बातें जो है, मान लीजिएगा कि ये मैंने अभी जो बताया है कि प्रत्येक समुदाय का खानपान होता है विशिष्ट प्रकार का, उसके रीति रिवाज होते हैं, वेशभूषा होती है, उनके रहने की एक जीवन शैली होती है, उनके अपने लोक विश्वास होते हैं, उनकी अपनी रूढ़ियां होती है, उनके अपने त्योहार होते हैं, उनके अपने पूजा पाठ होते हैं, श्रद्धा, उपासना, खानपान, वेशभूषा, अर्थात ये सभी बातें जो है हम देख रहे थे कि प्रत्येक समुदाय में हम देखते हैं कि उनकी अपनी अपनी चीजें हैं। अर्थात उनकी अपने अपने तरीके से वो उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसलिए इन सभी चीजों के आधार पर उस समाज की संस्कृति बनती है। कौन सी चीजें? खानपान, रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार, लोक विश्वास, श्रद्धा, उपासना, अर्थात ये सभी बातें जो है एक संस्कृति में आने वाली प्रमुख बातें हैं और उसी के आधार पर हम उस संस्कृति को पहचानते हैं। अर्थात ये सभी स्थितियां जो है उस संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है तथा बदलते हुए रीति रिवाजों के साथ भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती रहती है। अब देखिएगा,
अब हमने देखा कि भाषा निरंतर परिवर्तित होती है, कि किसी भी समुदाय की जो भी संस्कृति है वो जैसे जैसे समुदाय जो है काल के क्रम में आगे बढ़ता रहता है, समय के चलते आगे बढ़ता रहता है, उस समुदाय में भी रीति रिवाज के चलते उत्तर उत्तर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। उसका परिणाम ये हो जाता है कि उनके भी संस्कृति में कुछ नए शब्द या नए तरीके जो है वहां पे आ जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार संस्कृति बदलती है उसी प्रकार भाषा का रूप भी जो है बदलता है। तो विद्वानों को इतना ही कहना है कि भाषा निरंतर बदलती रहती है, चाहे वो किसी भी संस्कृति के द्वारा उसको अपनाया गया हो। अर्थात संस्कृति बदल रही है, इसका तात्पर्य यह है कि भाषा भी बदल रही है, क्योंकि संस्कृति की जान भाषा होती है और भाषा के आधार पर ही जो है संस्कृति जो है आगे बढ़ती रहती है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि बदलते हुए रीति रिवाजों के साथ भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती रहती है और इसमें सांस्कृतिक संस्थाएं अर्थात उस समाज की जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं होती है, महान व्यक्तित्व होते हैं, संत वगैरह जो होते हैं, दो संस्कृतियों का मिलाप। अर्थात अगर हम सीमा के क्षेत्र में हम देखेंगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हम जाएंगे तो वहां पे कर्नाटक की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, तो उसके मिलाप के कारण भी वहां पे भाषा का रूप जो है विशिष्ट हमें दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर सोलापुर का उदाहरण ले लीजिएगा। सोलापुर हमारा जिला है और सोलापुर के पास में ही आंध्र प्रदेश की बॉर्डर है और कर्नाटक की बॉर्डर है और एक तरफ महाराष्ट्र में हम रहते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि सोलापुर में जो भाषा इस्तेमाल होती है उसकी एक अपनी ही बोलने की पद्धति है या उसका अपना ही एक रूप है। तो इस आधार पर समाज में जो सांस्कृतिक संस्थाएं होती है, समाज में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, और साथ ही साथ दो संस्कृतियों के मिलाप के कारण भी वहां पे भाषा में परिवर्तन या भाषा में विकास होता हुआ दिखाई देता है। लोगों के द्वारा किया गया देशाटन अर्थात लोग जो है घूमते रहते हैं, उसके कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। व्यापार के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। सामाजिक आंदोलनों के कारण भी वहां पे भाषा में परिवर्तन आता है। अर्थात किसी एक सत्ता के परिवर्तन के कारण भी भाषा में बदलाव आता है। आदि कारण भी जो है भाषा विकास में और उसके परिवर्तन में वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंने अभी जो बातें बताई हैं कि सांस्कृतिक संस्थाएं, महान व्यक्तित्व, दो संस्कृतियों का मिलाप, मनुष्य द्वारा किया गया देशाटन, व्यापार, सामाजिक आंदोलन, सत्ता परिवर्तन आदि प्रमुख कारण भी जो है भाषा में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं और उसी के कारण ही भाषा में बदलाव आता है। अर्थात सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, इस वाद के अंतर्गत या इस मत प्रवाह के अंतर्गत विद्वानों को इतना कहना है कि विशिष्ट समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति में जो भी कुछ शब्दावली इस्तेमाल होती है, उदाहरण के तौर पर हम हिंदू संस्कृति में ईश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसी शब्द के लिए इस्लाम संस्कृति में अल्लाह शब्द वहां पे बोला जाता है। उसी प्रकार हिंदू संस्कृति में राजा शब्द इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार इस्लाम संस्कृति में बादशाह शब्द इस्तेमाल होता है। अर्थात प्रत्येक संस्कृति की अपनी शब्दावली होने के कारण कुछ हद तक जो है भाषा में परिवर्तन लाने के लिए, भाषा के विकास के लिए सांस्कृतिकता जो है या सांस्कृतिक विभिन्नता जो है निश्चित तौर पर परिणाम करती है, प्रभाव छोड़ती है और उसी के कारण भाषा में बदलाव भी आता है। इस तरह भाषा विकास तथा परिवर्तन में सांस्कृतिकता बहुत हद तक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए भाषा विकास के सिद्धांतों में भौगोलिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, साहित्यिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव के साथ साथ सांस्कृतिक विभिन्नता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसी के आधार पर भाषा में मुख्य रूप से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देते हैं। और इस तरह से ये विद्वानों द्वारा दो वर्गों के अंतर्गत जो कारण बताए थे उसमें से पहला वर्ग हमने देखा बाह्यंतर वर्ग या बाहरी वर्ग इसको कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि भौगोलिक विभिन्नतावाद, शारीरिक विभिन्नतावाद और सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, इन तीनों स्थितियों के कारण भाषा में निश्चित तौर पर परिवर्तन आता है और निश्चित तौर पर विद्वानों द्वारा ये कही गई बातें जो है भाषा में परिवर्तन या विकास लाते हुए हम देख रहे हैं। अर्थात ये वाद जो है भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो इसके आधार पर हम अगले लेक्चर में
भाषा का जो दूसरा वर्ग जो है परिवर्तन लाने वाला, अभ्यंतर वर्ग या आंतरिक वर्ग जिसको कहते हैं, उसके बारे में विद्वानों के क्या विचार है या उसमें उसके कौन से ऐसे प्रमुख वाद है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।